एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है आपका ओलंपिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो शुरुआती टॉपिक हैं वो हम कवर कर चुके हैं और बचे हुए टॉपिक को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक वो शुरुआती वीडियो नहीं देखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये 2 पार्ट में वीडियो है, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे और डायरेक्टली पार्ट 2 देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और पार्ट 1 में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं, उसमें मैंने मेंशन भी किया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप लोग उन टॉपिक्स को देखिए ताकि आप लोग के कोई टॉपिक ना छूटे एंड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप लोग ईजिली उसको अटैम्प्ट कर सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एंड इसके साथ ही अगर आप लोग फिज़िकल एजुकेशन के बेस्ट नोट्स जो हैं वो परचेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसका प्राइस जस्ट 20 रुपीज़ है एंड इतना कम प्राइस में आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे फिज़िकल एजुकेशन के, जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने उनको बनाया है। तो अगर आप लोग को आवश्यकता है, आप परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन चेक इट। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक, इस पे हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ओलंपिक की अवधारणा, यानी कि हमारे पिछले जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें इन दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आज जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो है ओलंपिक का प्रतीक, मोटो, ध्वज और शपथ। इसके अलावा आज हम बात करेंगे ओलंपिक आंदोलन का ढांचा। तो इन दोनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक लगे हैं जिनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 टॉपिक का हम कवर कर चुके हैं, 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक की। तो ओलंपिक प्रतीक जो है वो 5 छल्लों से बना होता है और जो आपस में जुड़े होते हैं। आप लोगों ने ओलंपिक का अगर प्रतीक देखा हो तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है। जो इसमें आपको 5 छल्ले दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग कलर के हैं और ये जो छल्ले होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहला ब्लू कलर है, उसके बाद येलो, फिर ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो इस कलर के ये छल्ले होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और इनका आपस में जुड़ा होना ना एकता और मित्रता का प्रतीक है। क्योंकि आपने देखा होगा एकजुट रहना और मित्र मतलब एकजुट रहना ही, आपको पता है कि ये एक ओलंपिक का मोटो भी है और ये सिखाता भी है। तो ये उसका फ्लैग है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और ये जो 5 छल्ले हैं वो उत्तर दक्षिण अमेरिका और इसके अलावा अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 5 महाद्वीपों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही ये खिलाड़ियों की एकजुटता और मित्रता और एकता का प्रतीक भी है। तो ये प्रतीक है, आप देख सकते हैं ओलंपिक का। उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक के आदर्श वाक्य की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित क्यों ना हो, हर एक स्पोर्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका अपना एक मोटो होता है। ठीक है, मोटो यानी कि उसका आदर्श वाक्य, जिसको लेकर आपने देखा होगा वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस वाक्य को आपने देखा होगा जो वो उसका मोटो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार से ओलंपिक का भी एक मोटो है, यानी कि उसके कुछ आदर्श वाक्य हैं जो 3 है बेसिकली देखा जाए, जिसका मतलब है तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। तो ये 3 जो आदर्श वाक्य हैं वो हैं तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। और जैसे कि आप लोग देखें, ये मतलब हम समझते हैं पहले क्यों रखा गया है। तेज का मतलब है, ये अगर हम ओलंपिक मोटो के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहता है कि व्यक्ति को पहले से हमेशा तेज रहना चाहिए। ठीक है, पहले से हमेशा तेज, ऊंचा और शक्तिशाली जो स्तर है उसको पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति
पहले किसी टूर्नामेंट में अगर वो किसी कारणवश नहीं जीत पाया है या फिर अपने समाज में किसी कारणवश वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, तो उसको पहले से हमेशा तेज़ रहना चाहिए। पहले से हमेशा तेज़ यानी कि उसको हर चीज़ों में हर चीज़ में उसको एक्टिव रहना है। इसके अलावा उसको एक अपना ऊंचा प्रदर्शन करना है, ऊंचा स्टेटस रखना है। इसके अलावा वो एक शक्तिशाली स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य का सबसे पहले जो प्रयोग है वो डोमिनिकन पुजारी द्वारा हेनरी डिडोले 1881 में एक स्कूल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में किया गया था। तो इस अकॉर्डिंग आप देखें, डोमिनियन जो पुजारी हेनरी डिडोन थे, उन्होंने 1881 में एक स्कूल के कार्यक्रम में का जो उद्घाटन समारोह था उसमें ये पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस कार्यक्रम में पिएरे डी कुर्बिन भी मौजूद थे, जिन्होंने इस जिन्होंने इसे अपने ओलंपिक के मोटो के रूप में अपनाया। तो आपने देखा कि ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य हैं या आदर्श शब्द हैं: तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। व्यक्ति को हमेशा पहले से तेज, पहले से ऊंचा और पहले से शक्तिशाली स्तर पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके अलावा ओलंपिक आदर्श वाक्य की मतलब आपको पता है कि 1881 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था जब एक स्कूल खेल का जब कार्यक्रम था उसका उद्घाटन यानी कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी में, जहाँ पे पिएरे दी जो कुर्बिन हैं वो मौजूद थे, जिन्होंने ही इसे मतलब जो वाक्य उन्होंने वहाँ बोला उसे ओलंपिक के मोटो के रूप में अपनाया। उसके बाद 1924 में क्या हुआ, फ्रांस आदर्श वाक्य की ओलंपिक आदर्श वाक्य की घोषणा पहली बार 1924 में पेरिस में की गई। मतलब ये सभी को क्लियर कर दिया गया कि जो ये है तेज, ऊंचा और शक्तिशाली, ये ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं 1924 में। इसके बाद अगर हम बात करें ध्वज की, तो ध्वज से आप सभी परिचित होंगे। आप सभी ने ओलंपिक का ध्वज देखा ही है और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो ओलंपिक ध्वज होता है वो सफ़ेद सिल्क का बना होता है, जिस पर 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। और वो जो छल्ले होते हैं वो, या बोल सकते हैं जो रिंग्स होती हैं, वो कलरफुल होती हैं, जिसमें पहला ब्लू, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन एंड लास्ट इज़ रेड। तो ये 5 कलर होते हैं और इनका आपस में जुड़ा होना सहयोग और मैत्री का प्रतीक है और एकता का भी। ठीक है, ओलंपिक ध्वज की अगर हम बात करें तो 1913 में बैरन डो कुबर्टीन द्वारा इसे बनाया गया था और 1914 में यानी कि 1914 में इसे जारी किया गया था। जबकि सबसे पहली बार अगर हम बात करें पहली बार तो इसको 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में फैलाया गया था। तो 1913 में इसको बनाया गया था और 1914 में इसको जारी किया गया था। लेकिन बेल्जियम में जब 1920 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं तो उसको सबसे पहली बार वहाँ फहराया जाता है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क से क्वेश्चन में कि जो ओलंपिक का जो ध्वज है उसको सर्वप्रथम बार कहाँ फहराया गया था तथा किस देश में। तो आपको याद रखना है 1922 इन बेल्जियम। इसके बाद आप लोग फ्लैग देख सकते हैं, इस पे 5 रिंग्स हैं और ये आपको पता है सिल्क का बना होता है। एंड ये जो 5 रिंग्स हैं वो आपस में एकजुटता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जो 5 रिंग्स हैं वो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से है अगर देखा जाए बेसिकली तो ये जो हैं वो आपस में जुड़े हैं। तो इसका एक यही मतलब या एक उद्देश्य बनता है कि ये जितने भी वहाँ पे खेलने वाले लोग हैं, देश हैं, उनको एकजुट करता है। अब हम बात करते हैं ओलंपिक की शपथ की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी गेम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है या फिर कोई भी किसी भी पद पे किसी की नियुक्ति क्यों ना हो, हर बार वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई शपथ जो होती है वो ली जाती है। शपथ का मतलब होता है कि वो जो व्यक्ति है जो उस खेल में पार्टिसिपेट करेगा उसको इस शपथ को पूरा करते हुए यानी कि शपथ में जो बोला गया है उस सारी चीज़ों को मानते हुए ही, उनको अमल करते हुए ही इस गेम को खेलना है। तो इसी प्रकार से ओलंपिक की भी एक अपनी शपथ है जो क्या करती है, जो
मेज़बान देश मतलब शपथ भी आप सभी जानते हैं कि हर कोई नहीं लेता। जो जो उस खेल में शामिल होते हैं, जिस देश में जो मेज़बान देश होता है, मतलब जहाँ जो पूरा ये ऑर्गेनाइज़ करता है, इसके अलावा जो प्रतिभागी होते हैं, केवल उनके द्वारा ही ली जाती है। तो ओलंपिक की जो शपथ होती है वो मेज़बान देश के खिलाड़ी द्वारा, और उसी देश का एक जज होता है, उद्घाटन समारोह के दौरान प्रतिभागियों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाती है। इसके अलावा 1984 में ये जो शपथ थी वो ओलंपिक ध्वज के एक कोने को पकड़कर ली जाती थी। मतलब 1984 में क्या था कि ये जो शपथ थी वो ओलंपिक का जो ध्वज होता है, यानी कि जो झंडा होता है, उसके एक कोने को पकड़कर ली जाती थी। इससे पहले ओलंपिक की जो शपथ थी, मतलब उससे भी पहले ओलंपिक की जो शपथ थी वो मेजबान देश के राष्ट्रीय ध्वज के सिरे को पकड़कर ली जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता था, जिस देश में ये जो स्पोर्ट्स जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता था उसके कोने को पकड़कर ली जाती थी। लेकिन 1984 से क्या हुआ, ये जो शपथ है वो ओलंपिक ध्वज के कोने को पकड़कर ली जाती रही है, जो आज के समय में भी विद्यमान है। अगर हम बात करें प्रथम ओलंपिक शपथ कहाँ ली गई, तो 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में ली गई थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1920 में सबसे पहला ध्वज है वो भी फहराया गया था। प्रतीक जो हैं उनका भी अनाउंसमेंट किया गया था कि ये प्रतीक हैं आज से ओलंपिक के। इसके अलावा शपथ की यदि हम बात करें तो वो भी 1920 में जब बेल्जियम में आयोजन किया गया था इन खेलों का, तो उस समय जब ये शपथ ली गई तो ये पहली बार था कि ओलंपिक जो खेल हैं उनकी इस प्रकार से शपथ ली जानी है। अब हमारा अगला टॉपिक है ओलंपिक आंदोलन का ढांचा, यानी कि ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, और इसके अलावा हम एनओसी की बात करेंगे, नेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो उसके बाद हम इनके कार्य की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो नाम से ही जैसे कि आपको इसका काम भी पता चल रहा है कि ये जो है वो ओलंपिक जितने भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इसके द्वारा ही जितने भी ओलंपिक से संबंधित, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, वो सब इसी की निगरानी में किया जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो 23 जून 1984 में पियरे बेरेन डी कोबर्टीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 23 जून 1894 में बेरेन डी कोबर्टीन द्वारा की गई थी। और इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ओलंपिक आंदोलनों का विस्तार करना तथा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करना है। इस आपको मैंने बताया था कि जितने भी ओलंपिक से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उन सभी का आयोजन करना किसका उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। तो जो भी आज के समय में ओलंपिक प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर आयोजित किए जाते हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा ही की निगरानी में ही किए जाते हैं। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो जो इसका मुख्यालय है वो लोसाने स्विट्ज़रलैंड में है, और इस समिति में कुल 105 सक्रिय सदस्य हैं और इसके अलावा 32 मानद सदस्य हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 105 जो हैं वो सक्रिय यानी कि एक्टिव सदस्य हैं, और 32 जो हैं वो मानद सदस्य हैं। मानद यानी कि हॉनरेरी जो सदस्य होते हैं। तो ये और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। अब हम इसके इस प्रकार से इसका आप साइन है आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका भी जो प्रतीक है वो जो ओलंपिक ध्वज होता है उसके समान है। 5 छल्ले हैं जो विभिन्न कलर के हैं और ये अपना अपना एक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के या समिति के मुख्य कार्य। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको केयरफुली सुने एंड इसको अच्छे से तैयार भी करें। सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन करना। ये बात हम शुरू में ही जान चुके थे कि अगर ये एक कमेटी है तो इसका पहला मुख्य कार्य तो केवल ओलंपिक खेलों का आयोजन करना ही है। उन खेलों का आयोजन करना और आयोजन स्थल का निर्णय लेना भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही एक मुख्य कार्य है। इसके अलावा ओलंपिक प्रतियोगिताओं के लिए एक मौलिक
नियमों का निर्धारण करना। आप सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा जब भी कुछ वो ऑर्गेनाइज़ होता है तो उसके लिए ये समिति ही ज़िम्मेदार है, मतलब क्या-क्या निर्णय लेने हैं, उनकी प्रतियोगिता से संबंधित कुछ मौलिक नियम होते हैं तो उनका निर्धारण करने का जो उत्तरदायित्व है वो भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही है। इसके अलावा खेलों से नैतिकता और शिक्षा प्रदान करना, ये उसका एक मेन कार्य है कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको खेलों से नैतिकता तथा शिक्षा की प्राप्ति हो। इसके अलावा एक और इसका मुख्य कार्य है वो है भेदभाव और पक्षपात के विरुद्ध कार्यवाही करना। यदि खेल में कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि ओलंपिक आंदोलनों को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्यवाही करना, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ही कार्य है। इसके अलावा महिलाओं को बढ़ावा देना। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में महिलाओं को हर एक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। तो सभी क्षेत्रों में जब महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इस समिति का भी एक मुख्य उत्तरदायित्व बनता है कि वो महिलाओं को एक अच्छा महिलाओं के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि वो स्पोर्ट्स में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो और उनको बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। डोपिंग का मतलब होता है, इसको हम आगे भी बहुत अच्छे से जानेंगे। डोपिंग एक ऐसा वो होता है जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं वो अपने खेल प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए कई ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पे काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो उससे संबंधित यानी कि नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका ग्रहण ना करना, इसके विरुद्ध भी कार्यवाही करना एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो और इसके जो कार्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी। यदि इसकी बात करें तो जो नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है वो हर एक देश में होती है, यानी कि 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। तो विश्व में कुल 206 राष्ट्रीय समितियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति होती है, समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपनी अपनी राष्ट्रीय समिति होती है। यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य होते हैं उनकी अपनी अपनी एक राष्ट्रीय समिति होती है जो किससे संबंधित होती है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित। तो जो ये समिति होती है, इसका अगर हम बात करें तो ये सभी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्रदान होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश ही ओलंपिक खेलों में प्रवेश के पात्र होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो सदस्य देश होते हैं वे ही ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश ही ग्रीष्मकालिक और शीतकालिक ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट समिति होती है क्योंकि जिन देशों में ये होती है केवल वही लोग ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस कमेटी का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वर्तमान समय में विश्व में कुल 206 कमेटी हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 196 या 198 के करीब कुछ कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ भी हैं जिनको कंट्रीज़ के रूप में या देश के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो कुल मिला के 206 कमेटियां हैं इस प्रकार की जो विश्व भर में ओलंपिक जो खेल होते हैं उनको बढ़ावा देती हैं और वहीं से वो एक पार्टिसिपेंट्स को तैयार करके इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उनमें भेजती है। एक बार हम इसके कार्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें इसके कार्य की तो सबसे पहले खेल के विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। अपने अपने देश में जितने भी ओलंपिक खेलों के विकास से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन सब के लिए ये जिम्मेदार होती है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अपने देश का प्रतिनिधि मंडल को भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। आप सभी जानते हैं कि जब ये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है तो इसी का कार्य है कि अपने देश से एक प्रतिनिधि मंडल भेजे, कहाँ, ओलंपिक खेलों में। इसके अलावा ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ओलंपिक आंदोलन के मूल्यों को अपने देश की सीमाओं के भीतर बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है। क्योंकि आपने जाना कि इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त होती है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि उसके जो ओलंपिक के जो मूल्य हैं
उसको अपने देश में बढ़ावा देना, उनके प्रति लोगों के अंदर सम्मान की भावना का उजागर करना और उनसे जुड़े रहना। इसके अलावा डोपिंग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना। बिल्कुल, डोपिंग आप सभी समझते हैं कि अपने देश में विश्व डोपिंग विरोधी संहिता को अपनाते हुए खेलों में डोपिंग को रोकने का हर संभव प्रयास करना। इसके अलावा खेल को संस्कृति और शिक्षा के साथ मिलाने का कार्यक्रम करना। ये इसका मुख्य कार्य है कि खेल को संस्कृति और शिक्षा के साथ मिलाने का कार्यक्रम करना। इसके अलावा एक और मुख्य कार्य वो है अपने देश में खेल में किसी भी प्रकार के भेदभाव और हिंसा के खिलाफ कार्यवाही करना। तो ये कुछ इसके मूलभूत कार्य हैं जो एक समिति जो है यानी कि जो उसके होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया है ये टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें एंड नोट्स का जो आपको लिंक है वो कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके इजीली परचेस कर सकते हैं एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, सिर्फ 20 रुपीज़। तो आप लोग को 20 रुपीज़ में अच्छे खासे नोट्स मिल रहे हैं। आप लोग चाहिए वहाँ से परचेस कीजिए और आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी करना शुरू करिए बिकॉज़ आप लोग 11th क्लास में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।